एक ऐसा अभेद्य किला जिसे बीजेपी अब तक नहीं भेद पाई थी, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर में सेंध लगाई है। तो क्या है रामपुर में बीजेपी की जीत के मायने? आजादी के बाद पहली बार रामपुर विधानसभा जीते, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। आजादी के बाद रामपुर सीट पर पहली बार कमल खिला है। कांग्रेस या एसपी के पास ही रही है अभी तक रामपुर सीट। आजादी के बाद से यदि अब तक देखा जाए, या तो रामपुर से कांग्रेस ने जीत हासिल की या फिर ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही। बीजेपी ने रोजगार, बेहतर भविष्य को यहां मुद्दा बनाया। बीजेपी के आकाश सक्सेना पर लोगों ने भरोसा जताया और मुस्लिम बहुल इलाके में जीत से रामपुर मिसाल भी बन गया। रामपुर लोकसभा विधानसभा जीत का 24 में दिखेगा क्या असर? बात एसपी और आजम खान की करें तो करीब 45 साल से आजम परिवार का इस पूरे इलाके में दबदबा रहा। 2002 के बाद पहली बार आजम फैमिली से कोई प्रत्याशी नहीं रहा मैदान में, और इसी साल 2022 में फिर से विधायक बने थे आजम खान। हेट स्पीच के चलते आजम खान को अपनी सीट गंवानी पड़ी। लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद वो विधायक बने थे। रामपुर लोकसभा विधानसभा गंवाने का क्या 2024 में असर दिखेगा? कुल मिलाकर मैनपुरी में जहां समाजवादी पार्टी डिंपल यादव के जरिए अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही, तो वही रामपुर में अभेद्य समाजवादी किला ढह गया। बीजेपी ने पहली बार रामपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की और रामपुर से जीते आकाश सक्सेना का यह भी कहना है कि यह जीत बीजेपी के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि आजादी के बाद से पहली बार यहां बीजेपी जीती है और कोई हिंदू विधायक बना है जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रामपुर में बीजेपी ने रचा इतिहास, आकाश सक्सेना पास। रामपुर का मुसलमान किस तरीके से 50 सालों में गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज उन जंजीरों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, ये सब आपके सामने है। क्यों फिक्रमंद? पसमानदा मुसलमानों को योगी पसंद। पसमानदा मुसलमानों के बारे में बात की और बाकायदा उनके लिए सत्ता में कुछ जगह दी और योजनाओं के तहत तमाम लोगों को फायदा भी पहुंचाया। वो और सरकारें रही जो हमसे वोट लेती रही हैं, हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। तो इस वजह से हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे बिना वोट दिए हुए उन्होंने इतना हमारे साथ किया है। बदजुबान आजम के सियासी युग का दी एंड। अपने बच्चे की उम्र साबित नहीं कर सका, उसे पैदा करने वाली मां अपने औलाद की उम्र साबित नहीं कर सके, ये हमारी बदकिस्मती है नहीं तो और क्या है? बीजेपी का 22 में ट्रेलर, 24 में दिखेगी पूरी पिक्चर। आजम खान ने जो जुल्म किए थे 40-45 साल, उन जुल्मों का हिसाब करने का काम, गरीबों को न्याय देने का काम, और जिनके घरों पर कब्जा हुआ, जिनकी जमीनों पर कब्जा हुआ, जिनको डराया गया, धमकाया गया, उन सबके साथ न्याय करने का काम रामपुर की इस जीत ने दिया है। अरमा आंसुओं में बह गए, बदजबानी करके तन्हा रह गए। समाजवादी पार्टी ने आजम खान की बलि देकर डिंपल यादव को जिताने का काम किया है। रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी से ले लिया। तो क्या ये 2022 का ट्रेलर है जिसकी पूरी पिक्चर 2024 में दिखेगी? क्या बीजेपी के हाथ कोई पसमानदा प्लान लग गया है जिस पर अब उसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि 2024 में बड़ी जीत की ओर उसे ले जाएगा? और वाकई जो बातें गढ़ को लेकर कही जाती रही हैं, अब गढ़वड़ कुछ नहीं रह जाएगा। चर्चा के लिए हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। थोड़ी देर में डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। तो इससे पहले विस्तार से चर्चा करें, आप लोग ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र जी, मैनपुरी बीजेपी हार गई, खतौली बीजेपी हार गई, रामपुर जीत गई, और रामपुर की जीत इसलिए भी है क्योंकि आजादी के बाद से पहली बार यहां पर कमल खिला है। ऐसा इलाका जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, वहां पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल करके इतिहास बनाया है। तो क्या आप लोग इसको 2022 का ट्रेलर मान रहे हैं? 2024 में और बड़ी जीत आप लोग हासिल कर सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या है?
जिसके चलते 50% वाले मुस्लिम आबादी में भाजपा की जीत हुई? देखिए आस्था जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस पार्टी हो, हमेशा बदनाम करने का काम करती रही है कि इनकी सरकार आएगी तो मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, मुसलमानों का शोषण होगा। मुस्लिम वर्ग देखा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, केंद्र में भी दूसरी पारी नरेंद्र मोदी जी खेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी की दूसरी पारी है। हर जगह मुसलमानों को कहीं पर भी उनका शोषण नहीं हो रहा है। ठीक है राघवेंद्र जी, 30 सेकंड पूरे। राघवेंद्र जी रोकना चाहूंगी, 30 सेकंड पूरे। आपका कहना है कि आपने सबका ध्यान रखा है, सबको साथ लेकर चले, कहीं भी मुसलमानों का शोषण नहीं हो रहा है। और रुक करते हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है। मेहरुद्दीन जी, आपका क्या मानना है? रामपुर में ये जो जीत हुई है बीजेपी की, 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, इससे पहले आजमगढ़ में जीते, वहां पर भी बड़ी संख्या में मुसलमान आबादी है। रामपुर का लोकसभा उपचुनाव भी जीते, अब विधानसभा का भी उपचुनाव जीत गए हैं। तो अब बीजेपी कह रही है कि किसी के भी साथ भेदभाव ना करना, सबको साथ लेकर चलना। ये उसी का असर है कि अब मुसलमान, खास तौर पर जो पसमानदा है, वो भाजपा पर यकीन कर रहा है। मेहरुद्दीन रंगरेज, देखिए पसमानदा मुसलमान कभी भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमानों के मकान तोड़े गए अवैध निर्माण बताकर, और उनके ऊपर पत्थर चलाने के ऊपर उनके ऊपर यूएपीए की तहत कार्रवाई की गई। तो मुसलमानों का विश्वास तो इन्होंने कभी जीत ही नहीं पाई बीजेपी। आज भी एक भी मुसलमान सांसद नहीं है इनकी पार्टी से, कोई एक एमएलए नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत सारी इफेक्ट डालती है। और रही बात चुनाव की, आस्था जी, आज ये चुनाव में सब जगह आ रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ गुजरात को छोड़कर सारे उपचुनाव हुए, राजस्थान में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, सब जगह हुए, सब जगह। ठीक है, एक रामपुर का चुनाव। रंगरेज जी विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा। और डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक राय जी, सवाल आपसे वही, रामपुर की जीत को बीजेपी ऐतिहासिक मान रही है इस लिहाज से क्योंकि अब 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। अब 2022 का चुनाव निपट गया है, 2024 ही सबका लक्ष्य है। तो क्या यहां पर भाजपा की कही गई इस बात को अब एक तथ्य मिल गया है कि हाँ, मुसलमान भी बीजेपी को वोट देता है, पसमानदा मुसलमानों के बीच में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही है भाजपा? 30 सेकंड। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन के दम पे चुनाव जीतती है। रामपुर में इतिहास में, जब भारत का चुनाव का इतिहास होता है, सबसे कम वोट पड़े, हमारे वोटरों को निकलने ही नहीं दिया गया। मैं कितने बूथ गिना सकता हूँ, बूथ संख्या वाइज की, वहां 1700 वोट थे और 65 वोट पोल होते हैं। जहाँ 1400 वोट थे वहां 22 वोट पोल होते हैं। तो ये कहते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करके इन प्रकरण से डीएम और एसपी को बधाई देता हूँ और कलेक्टर को बधाई देता हूँ कि वो चुनाव उन्होंने जीता। भारतीय जनता पार्टी का वहां मुखौटा खड़ा था। और इनके चाल और चरित्र, कहते हैं ना कि लोकतंत्र में किसी भी तरीके से तानाशाही चलती है। ठीक है अभिषेक राय जी, आप अब भी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास। आलोक वत्स का रुख करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आलोक वत्स जी, आप रामपुर की जीत का विश्लेषण किस तरह करेंगे भाजपा के लिहाज से? क्योंकि यहां जीत ऐतिहासिक है, आजादी के बाद पहली बार कमल खिला, और उसके बेसिस पर अब बीजेपी बार बार कह रही है कि 50% मुस्लिम आबादी वाली जगह पर भी भाजपा यदि जीत सकती है तो हाँ, हमारा सबका साथ सबका विकास वाला जो फॉर्मूला है वो रंग लाया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात के मुसलमान इलाके में और आज कल रामपुर में जो जीत हुई है, इसने इस बात को दिया है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूता है। और इसका मूल कारण है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लाई, उन्होंने वंचित नहीं किया। और जो भी समाज है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो, सबको किसी न किसी रूप में कोई लाभ मिला है, जिसके कारण वो लोग भाजपा के प्रति मुखातिब हुए। ठीक है आलोक जी, चलिए अब डिबेट को विस्तार देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक राय, बीजेपी बार बार जो 2024 के लिए उसने लक्ष्य रखा है मिशन 80, मतलब 80 में से 80 सीटें, और कहना पहले से ही शुरू कर दिया था कि अब किसी का गड़बड़ नहीं है। आजमगढ़ के बाद अब रामपुर भी भाजपा का, बार बार ये बात अब चुनावी मैदानों में दोहराई जाएगी। हालांकि मैनपुरी में आप जीते हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है आप लोगों की, लेकिन रामपुर को कोट करना बार बार इसलिए जरूरी है क्योंकि अब 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। देखिए, हम रामपुर का चुनाव हारे, वो सबको पता। मैंने बोला ना, इतिहास में पहली बार 31.77% मत वहां पे पड़े। चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है, मैं वो मत प्रतिशत आपको बता रहा हूँ। और पोलिंग बूथ आप देख लीजिए, मैं आपको कम से कम 100 से 125 पोलिंग बूथ ऐसे गिना दूंगा जहाँ पे मत पड़े ही नहीं है।
मतलब 1200, 1400, 1600, 900 के जो बूथ थे वहां 5 वोट, 10 वोट, 15 वोट, 22 वोट, 100 से कम वोट पड़े। तो ऐसे कम से कम 45 बूथ है जहाँ 100 से कम मत पड़े हैं और 150-200 की संख्या में करीब 70 बूथ है। और जहाँ पे कहते हैं मुस्लिम आबादी है वहां पे इन्होंने साहब वोट डाले नहीं है, वो सेंटर्स के नाम है। और बहुत सीधी सी बात है, हमारे पास लगातार वीडियोस हैं, हमारे अब्दुल्ला आजम साहब वहाँ के जो विधायक हैं वो घूमते हुए उनके वीडियो है सीओ से, सीओ किस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं वो सबने देखा। देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां अगर वोटिंग परसेंटेज, शासन प्रशासन चुनाव आयोग का काम होता है कि आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, मुझे ये बता दीजिए। तो मतलब आप इस बात को क्रेडिट नहीं देना चाहते डॉक्टर अभिषेक राय कि मुस्लिम बहुल इलाके में जितनी भी पोलिंग हुई उसमें एक पार्टी यदि जीतती है तो क्या उसको जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट नहीं मिला है? मेरी एक बात देखिए, इसमें बहुत क्लियर कट बात है, जाति धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं जब आप वोटर्स को टर्न आउट ही नहीं होने दोगे, आप मत पढ़ने ही नहीं दोगे, आपको पता है कि क्या कहते हैं मुस्लिमों पे आप लोगों ने टैग लगा रखा है। 403 विधानसभा में एक पे किसी मुसलमान को आपने लड़ाया है और आज हम मुसलमानों के पैरवी बंद कर रहे हो। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रामपुर में मुसलमानों को ही वोट नहीं करने दिया गया और जो जीत भाजपा की हुई है उसमें कोई मुस्लिम वोट नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 52% मुसलमानों का मत है। आप उनके बूथों को उठा के देख लीजिए कितना कम प्रतिशत वहां हुआ है। 32% का एवरेज आपको निकल जाएगा कि किस तरीके से वहां पे मतदान। इसका जवाब राघवेंद्र सिंह इसका जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान भाजपा को वोट देता है, वो भाजपा के साथ है, रामपुर और आजमगढ़ की जीत उसका उदाहरण है, लेकिन सपा कह रही है कि आप लोगों ने मुसलमानों को ही वोट नहीं डालने दिया। अब जब आदमी आंख पे पट्टी बांधे हुए हो तो उसको क्या कहने। इससे पहले ये लोग लगातार मुस्लिम वर्ग को डराते धमकाते रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आपका उत्पीड़न होगा, उत्तर प्रदेश और देश में दंगे होंगे, आप लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराया, उसमें बराबर की साझेदारी मुस्लिम वर्ग की आनुपातिक दृष्टिकोण से। ठीक है, 7 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 लाख तक का बीमा दिया, उसमें 2 करोड़ लोग मुस्लिम समाज के हैं। मुफ्त शौचालय हम लोगों ने दिया, उसमें बराबर की साझेदारी मुस्लिम वर्ग को है। मुफ्त घर में बिजली पहुंचाई, उसमें बराबर साझेदारी मुस्लिम वर्ग को है। हम लोगों ने कहीं पर भी मुस्लिम करने का काम नहीं किया है। अगर कोई भी गरीब है, कोई भी पिछड़ा है तो उसको हम लोग। ठीक है राघवेंद्र जी, इसका जवाब लेते हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज से इस्लामिक स्कॉलर हमारे बीच में है, वो कह रहे थे कि ये सब पुलिस प्रशासन की लठैती के कारण हुआ है और पसमानदा मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता। लेकिन मेहरुद्दीन जी जो फैक्ट्स गिनवा रहे हैं यहाँ पर राघवेंद्र सिंह कि हमने कोई जाति धर्म नहीं देखा, हमने सिर्फ ये देखा कौन पिछड़ा है, कौन जरूरतमंद है, कौन गरीब है। सारी योजनाएं हमने सबको दी हैं, बस हमने उसका प्रचार नहीं किया, हमने मुसलमान नहीं किया। कैसे इन्होंने कैसे तुष्टीकरण किया आपने देखा होगा। जब कावड़ यात्रा निकल रही थी तो इन्होंने हेलीकॉप्टर से जो है फूल बरसाए गए। बाकी किसी मुस्लिम धर्म का इसमें तुष्टीकरण कहां से आ गया रंगरेज जी? कावड़ यात्रा पर यदि पुष्प वर्षा हुई, कावड़ियों के रास्ते में अगर फूल बरसाए गए तो इसमें तुष्टीकरण कहां से आ गया? आपने कावड़ यात्रा आज से पहले नहीं देखी क्या कभी? आम लोग भी घरों से निकलकर कावड़ियों को पानी पिलाते हैं, कुछ लोग सेवा के तौर पर उनके पैर भी दबाते हैं, झाड़ू लेकर सड़क साफ भी करते हैं कि किसी कावड़िये का पैर जो है वो सड़क के पत्थर पर लगकर चुभ न जाए। ऐसे में यदि कोई सरकार पुष्प वर्षा करती है, आपको उससे भी दिक्कत है? इसमें तुष्टीकरण आपको नजर आता है? और इस उपचुनाव से पहले, चलिए ठीक है, आपने ओवरऑल बात करी, मैं कहती हूँ इस चुनाव से पहले ये जो उपचुनाव हुआ है, रंगरेज जी मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? ये जो चुनाव हुआ है रामपुर में, मैनपुरी में और खतौली में, यहाँ पे आपको किसकी तरफ से और क्या तुष्टीकरण नजर आया? हाँ, रामपुर से आजम खान ने यह जरूर कहा था कि मस्जिदों को किसने वीरान किया, जरा याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वहां पर तो मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया पुलिस के जरिए। पुलिस ने घरों में लाके लोगों को। आपका यह कहना है कि जो 34% के आसपास पोलिंग हुई है इसमें किसी मुसलमान का वोट नहीं है? 50% से ज्यादा मुसलमान वाली आबादी में जो 34% वोट पड़े हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर रंगरेज जी। पुलिस का काम होता है कि पहचान पत्र चेक करना, पर्ची चेक करना, ये चुनाव आयोग का काम होता है, वहाँ पुलिस कर रही थी। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा जरूर छा जाएगा, आंखें बंद कर लेने से आपको जरूर अंधेरा नजर आएगा, लेकिन बाकी लोग उजाले में सब कुछ सच और तथ्य देख और पढ़ पाएंगे रंगरेज जी। ठीक है, इस बीच ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि इन दिनों समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सोशल मीडिया पर ट्विटर वॉर भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों को कोट कर करके जवाब लिखा जा रहा है, और जवाब में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो ना तो हम पढ़ सकते हैं, ना आपको दिखा सकते हैं और ना ही सुनवा सकते हैं। आप खुद जाकर आप इसी वक्त आप ट्विटर हैंडल खोलकर समाजवादी पार्टी का आप चेक कर सकते हैं कि ठीक है, किसी की हार होती है, चुनाव होता है, किसी की जीत होती है, दावे होते हैं चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान, लेकिन उनको जवाब देने के लिए किस तरह की भाषा और ओछी टिप्पणी, जिसको लगभग गाली ही कहा जाएगा, का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर अभिषेक राय, आज दोपहर भी आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे, वो सिलसिला भी रुका नहीं है। देखिए, मैंने आप पहले भी बोला है और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। वो इस तरह के किसी कहते हैं हमारे जो वैचारिक मतभेद है, हम किसी से मनभेद नहीं रखते, चाहे वो राजनीति, लेकिन इसकी लैंग्वेज तो ऐसी लग रही है अभिषेक राय जी, आप मतभेद और मनभेद के बीच की बड़ी चाशनी भरी बातें सुना रहे हैं डुबो करके, लेकिन जो स्क्रीनशॉट चल रहा है हमारी स्क्रीन पर दर्शक पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कई लोगों ने तो इस टाइम सोशल मीडिया ओपन भी कर लिया होगा, इतनी अपमानजनक बातें और भाषा लिखी जा रही है। देखिए, कर लीजिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे इस बारे में कोई वो नहीं है, और बाकी मैं पता करूंगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, कभी आपने मेरे से अभद्र टिप्पणी किसी पे नहीं सुनी होगी। मैं हमेशा सबको माननीय, आदरणीय कहता हूं। जो सारी चीजें हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ना हमारे कोई प्रवक्ता इस तरह की किसी भाषा का कोई इस्तेमाल करता है। तो हम कहते हैं, जो हम जिम्मेदार लोग हैं, हम इस तरह की कोई भी बात नहीं करते। और ये सारी चीजें जिम्मेदारी आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो लिखी हुई भाषा है उसमें भी नजर आती है। टीवी डिबेट्स में आप अच्छी बात करते हैं, आप सबका सम्मान कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए, इससे मुंह थोड़ी मोड़ा जा सकता है। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, इस पर आप लोग अपनी जानकारी साझा करते हैं, अपने कार्यक्रम लिखते हैं, और इस तरह कुछ नेताओं को कोट करके इतनी अपमानजनक भाषा में जवाब दिया जा रहा है। अभिषेक राय जी, अब इसको बीजेपी कहेगी कि हार की हताशा है, रामपुर की हार ने इस कदर विचलित कर दिया है कि अब गालियां निकल रही हैं। देखिए, हमने कभी इस तरह का मर्यादित शब्द, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी हमारा विधायक हो या सांसद हो, इस तरह के मर्यादित शब्दों का किसी ने प्रयोग नहीं किया। और क्या है इसकी, हम इसके बारे में पता करेंगे, तब इसके बारे में मैंने बोला, मैं इस बारे में अनभिज्ञ हूँ। और सवेरे भी मैंने, आप दोपहर में भी आपसे मैंने यही बात कही थी। मैंने राकेश त्रिपाठी जी को भी बोला था, उन्होंने, आपने, वो मेरे साथ थे, वो पैनलिस्ट थे, तो मैंने उनको भी उस समय ये जवाब दिया था। देखिए, समाजवादी पार्टी इस तरह की भाषा, ठीक है अभिषेक जी, लेकिन अभी तक कुछ बदला नहीं है। दोपहर भी हम यही चर्चा कर रहे थे, और अभी भी आप सपा का ट्विटर हैंडल खोलकर देखेंगे तो अब भी इसी तरह की अपमानजनक भाषा नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि जो सम्मानजनक बातें और शब्दों का इस्तेमाल आप डिबेट में कर रहे हैं वो कम से कम आपके ऑफिशियल हैंडल में भी नजर आएगा। मतभेद और मनभेद की जैसी बातें आप समझा रहे हैं वो आपकी ऑफिशियल हैंडल की भाषा में भी हमको दिखेगा। बहरहाल अपने टॉपिक पर लौटते हैं। आलोक वत्स, ठीक है अभिषेक राय जी, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी कि आप अनभिज्ञ बने हुए हैं, कि आपको नहीं मालूम और आप उसको चेक करवाएंगे। आलोक वत्स जी, यहां पर इस्लामिक स्कॉलर और समाजवादी पार्टी बात मानने को तैयार ही नहीं है कि रामपुर में बीजेपी की जीत में मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन है। यह पसमानदा मुसलमान जो है वो भाजपा की तरफ जा रहा है, झुक रहा है। आजमगढ़ में भी हमने देखा, और पूर्व में 2 उपचुनाव जो हुए रामपुर के अंदर, उसमें भी यही पैटर्न मिला देखने को। देखिए आस्था जी, ये कैसे कोई मान लेगा कि खतौली में ये जीत गए, मैनपुरी में ये जीत गए और रामपुर में इनको हरा दिया गया? ये बात गले से नीचे उतरती है क्या किसी के? ये बिल्कुल गलत बयानी दे रहे हैं ये। जो इसमें अब कोई शक नहीं है। चलिए, गुजरात में कैसे मुसलमान बाहुल क्षेत्र में पहली बार बीजेपी को 10 में 7 सीटें मिली हैं। ये मिथ मैंने कहा ना, टूट चुका है कि मुसलमान के लिए भाजपा अनटचेबल नहीं है, और इसका मेल कारण है डेवलपमेंट प्लान। जो भी प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें इन्होंने कहीं भी द्वेष भाव से नहीं देखा है। जितनी भी योजनाएं हैं, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बीमा योजना,
बिल्कुल। और जो जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद है, जिसके पास पैसे की तंगी है, सुविधाओं का अभाव है, जो पिछड़ा हुआ है, उसको यदि सीधे तौर पर योजनाओं से जोड़ा जाए तो वो अपने आप में एक लाभार्थी, एक वोटर में तब्दील हो जाता है, ऐसा भाजपा मानती है। और आजमगढ़ में जीत हुई, रामपुर में जीत हुई, उसको अब और पुख्ता तरीके से आगे रखती है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, सुन रहे हैं आप ये बात? ठीक है, आलोक जी लौटेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो अपने तर्क गढ़ रहे हैं। आप सुनते हैं बात, जिसके घर में सुविधाओं का अभाव है, शौचालय नहीं है, पक्का घर नहीं है, पानी नहीं है, बिजली ठीक से नहीं पहुंची है, या फिर आप देख लीजिए जो कोरोना काल में जो राशन दिया जा रहा है, उसने कितने निर्धनों और जिनको अचानक से अपना व्यवसाय या कामकाज ठप करना पड़ा, उनकी मदद की। क्या ये देखकर सबका बंटवारा किया गया कि कौन किस धर्म का है? देखिए आस्था जी, आपको समझना पड़ेगा, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया आज बीजेपी के राज में। महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही। 100 इंडेक्स में 121 में से 107वें नंबर पर आज हमारा भारत भुखमरी में। 23 करोड़ लोग भुखमरी की सभी नीचे दरदशा में चले गए, गरीबी रेखा से भी नीचे चले गए। इन सब मुद्दों पर बात करती ही नहीं बीजेपी। बीजेपी करती है बस हिंदू मुसलमान किसी तरीके से कर दे तुष्टीकरण की राजनीति। आप मुझे बताइए, इस उपचुनाव में किसने हिंदू मुसलमान किया? कोई मुझे उदाहरण देकर बताइए, कोई भाषण बताइए। ठीक है, चलिए, किसी की रणनीति रही हो, किस तरह से साधा, ये बता दीजिए किसने हिंदू मुसलमान किया। फिर रिपीट कर रही हूँ, आजम खान ने जरूर कहा कि मस्जिदों को किसने वीरान किया, याद रखिएगा। इसके अलावा मुझे एक बयान बता दीजिए और नेता का नाम बता दीजिए कि किसने तुष्टीकरण किया। देखिए आस्था जी, जब उत्तराखंड का चुनाव हो रहा था, वहां पर ये कहने लगे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। वही बात इन्होंने गुजरात में दोहराई। अब वही बात जो है, अब योगी जी कह रहे हैं कि जो लड़की को छेड़ेंगे उनके पुलिस उनको गोली से मार देगी। ये कहाँ की भाषा है? ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? ऐसे मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है जो गोली मारने की बात करते हो? क्या उन्हें संविधान पे, देश के कानून पे विश्वास नहीं है? ये सब मुद्दे हैं। और आस्था जी, इसका जिक्र आप लोग चुनावी मंचों से कर चुके, आपने भाषण दिए, इन पर चुनाव लड़ा और उसका असर देख लिया। आज रामपुर में भी कमल खिल गया है। आजादी के बाद से जो सीट या तो कांग्रेस के पास रही हो या समाजवादी पार्टी के पास रही हो, जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती हो, वहां पर आज भाजपा ने जीत दर्ज की है। रंगरेज जी, इस पर क्या जवाब है आपके पास, मुझे बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूं ना, भाजपा ने अपनी सारे तंत्र जितने भी हैं, उन्होंने सारा साम दाम दंड भेद, जिसे आसान भाषा में कहते हैं, सारे अपनाए गए। मुसलमानों को वोट से रोका गया, डराया गया, कर्फ्यू जैसा माहौल लगाया गया, जिसकी वजह से लोग मैनपुरी जीत गए, पुलिस प्रशासन सही था। खतौली भी जीत गए, पुलिस प्रशासन सही था। लेकिन जहां हार गए वहां पर सारा तंत्र लगा दिया। गनीमत है, ईवीएम को नहीं दे रहे हैं। नहीं, इस बार दोष ईवीएम पर नहीं है, इस बार दोष पुलिस पर है कि पुलिस ने डंडे बरसाए और वोटर्स को निकलने नहीं दिया। इस बार ईवीएम का जिक्र नहीं है, इस बार जिक्र पुलिस प्रशासन का है। मैनपुरी में निकम्मी हो गई थी वो पुलिस का। यही तो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। ना सपा दे पा रही है, ना इस्लामिक स्कॉलर दे पा रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, और अगर योगी जी ने कहा, डॉक्टर अभिषेक राय, खतौली की सीट भाजपा की थी जो उसके हाथ से निकल गई, आरएलडी वहां से जीत गई। मैनपुरी में आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन रामपुर हार गए तो आप कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत थी, गड़बड़ था सब। मेरी आस्था जी, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जवाब आप मुझसे मांग रहे तो सुन लीजिए। बोलिए। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, मैनपुरी में सिर्फ 54% मतदान हुआ। अगर वहां पे हमारे मतदाताओं कार्यकर्ताओं को निकलने दिया जाता तो 70-72% पोलिंग होती। हम 5 लाख के कम मार्जिन से नहीं जीतते वो सीट। हमने उसकी कंप्लेन करी है, हमने ऑफिशियल वीडियोस अपनी साइट से ऑफिशियल वीडियोस जारी की है, चुनाव आयोग के पास कंप्लेन करी है, लखनऊ में भी कंप्लेन करी है, दिल्ली में भी कंप्लेन करी है, और वो वीडियोस एविडेंसेस के साथ दी। तो बहुत सीधी सी बात है। और खतौली में भी हमने कंप्लेन करी है, जहां पे बूथ कैप्चरिंग और सारी चीजें हुई। रही बात, हमने कभी ये नहीं कहा, हमारा जीत का मार्जिन बढ़ रहा था क्योंकि जनता का जन आक्रोश है इनके साथ। हमने कभी नहीं कहा कि मैनपुरी में हमने कंप्लेन नहीं करी, और रामपुर में तो खुलेआम वीडियोस हैं, आप उस वीडियोस को नकार दें। दूसरी बात, अभी ये हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई बड़ी कल्याणकारी योजना है। मुझे आजादी के बाद से एक ऐसी सरकार बता दीजिए जिसने जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई, क्या उसमें कोई फेलियर हुआ? क्या उसने जाति देख के वो कल्याणकारी योजना चलाई? साहब, जो सरकार होती है ना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री, मेरे भी मुख्यमंत्री है, आपके भी मुख्यमंत्री है। तो ये कहते हैं ये क्रेडिट लेने का काम ये सरकार इसलिए है क्योंकि टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है।
कोई नेता अपना पैसा नहीं लगाता। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी इसका जवाब देंगे। आवाज सबने सारी ठीक है अभिषेक राय जी, आपने 2-3 बिंदु रखे हैं, राघवेंद्र जी इसका जवाब देंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सरकार होती है सबकी सरकार होती है, उसी दृष्टिकोण से तो हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग क्यों डराने का काम करते हो? भारतीय जनता पार्टी आएगी तो गोली मार दी जाएगी सबको, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा। असल में हासिल है, आपने अभी अभी कहा मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ऐसा कहा। नहीं, वो इस्लामिक स्कॉलर कह रहे थे राघवेंद्र जी, वो इस्लामिक स्कॉलर कह रहे थे। अभिषेक राय ने गोली वाली बात नहीं कही। अच्छा आस्था जी, देखिए इन लोगों को जो इस तरीके के राजनेता हैं, वो ऐसी आदत है कि कहने की देश के संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा। अगर मुस्लिम वर्ग को डर लगे तो अवैध हथियार रखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट चला जाता है कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान अपने घोषणा पत्र में दावे से कहना चाहता हूँ आस्था जी, कहीं पर भी हिंदू मुसलमान नहीं भेद किया है। गरीब तबका का किया है, पिछड़ा तबका किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में आज के पिछले बार के जो घोषणा पत्र था उसमें लिखा हुआ था अगर हमारी सरकार बनी हर थाने में 7 मुसलमान। चलिए ठीक है, अभिषेक राय कुछ कहना चाहते हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। अभिषेक राय जी 20 सेकंड पूरा कीजिए, मुझे डिबेट क्लोज करनी है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी तो एक चीज की कहती है, आप जनगणना करा लो, जातिगत जनगणना करो, जिसकी समाज में जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी दो, हर जगह दो। आप क्यों उससे भागते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में आपके अटॉर्नी जनरल क्यों आप जितना समाज में जो जितने लोग हिस्सेदारी दो, आप क्यों एक जाति वर्ग विशेष किसी को उतना फायदा उठाना चाहते हैं? राघवेंद्र जी मैं बहुत मुद्दे की बात करता हूँ, चिल्लाने से जोर चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, बराबर समय मिल रहा है, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। समझे? आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? सबको बराबर समय मिल रहा है। बोलिए अभिषेक राय जी, उसके बाद 20 सेकंड राघवेंद्र जी, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगी। अभिषेक जी बात पूरी कर ली आपने, जवाब ले ले राघवेंद्र जी से। 10 सेकंड 5 सेकंड ठीक है, 5 सेकंड मैं और लूंगा आपसे। मैं बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूं कि हम तो ये कहते हैं समाज में हर तबके के बराबर का सम्मान मिले, जिसके समाज में जितनी हिस्सेदारी उससे उतनी भागीदारी दी जाए, चाहे किसी वर्ग में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे हर तरफ। अच्छा ठीक है राघवेंद्र जी, इस बात का जवाब आपने कहा कि सपा ने तो घोषणा पत्र में लिखा था कि हर थाने में 6 से 7 मुसलमानों की पोस्टिंग होगी, यही सरकारी दफ्तरों में होगा, और अब उस पर अभिषेक राय कह रहे हैं हम कहते हैं जनगणना करा लो, जिसकी भागीदारी कम है उसको रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दो। राघवेंद्र जी भाई ये विषय राघवेंद्र सिंह का विषय क्या केंद्र में कहें जाके? वास्तविकता ये है आस्था जी, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान करता था। भारतीय जनता पार्टी जब माननीय मुलायम सिंह एक्सपायर हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर के उनकी श्रद्धांजलि ली थी। ये जो चुनाव था ये श्रद्धांजलि का चुनाव था। मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी जीती है, चलिए ठीक है, मैनपुरी का चुनाव श्रद्धांजलि का चुनाव था, भावनात्मक तरीके से लड़ा गया और ये कहा गया कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ईवीएम का बटन दबाएं। खतौली बीजेपी के हाथ से निकल गया, लेकिन बड़ी और ऐतिहासिक जीत भाजपा को रामपुर के अंदर मिली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या पसमानदा मुसलमानों को योगी पसंद है, क्या सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों के तौर पर जो वोटर कन्वर्ट होता है उसमें मुसलमान भी हैं, क्या खास तौर पर वो पिछड़े मुसलमान जो कि जिनके पास रिसोर्सेस का अभाव है और उनको सरकारी योजनाओं से सीधा फायदा हुआ है। आजमगढ़ में भाजपा जीतती है, रामपुर के 2 उपचुनाव भाजपा जीत जाती है, ऐसे इलाके जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इसीलिए सवाल यही उठ रहा है कि क्या 2022 में ये सिर्फ ट्रेलर था बीजेपी के पसमानदा प्लान से, क्या 2024 में भी कोई बड़ी जीत बीजेपी हासिल करने जा रही है उत्तर प्रदेश में? आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में